हम कर रहे हैं इसके 1 to 17 MCQ 15 और पेज नंबर कौन सा बच्चों ये 5 of 3 ठीक है। अच्छा, alveoli are kept dry due to alveolar macrophages, tight junction, surfactant या negative intrapleural pressure। B1 अभी आज हमने जब सुबह भी किया था तो हमने किया था नेगेटिव इंट्राप्लूरल प्रेशर। सर्जरी में ये एमसीक्यू किससे रिलेटेड आया था सुबह, क्या इसकी स्टेटमेंट क्या थी? इन्फ्लेटेड रखता है जो लंग्स को, ठीक है। लीस्ट अमाउंट ऑफ मिनरल्स आर फाउंड, ये पता है बहुत पुराने जमाने का पेपर है, मतलब एमसीक्यू है। जब मैं बहुत स्टार्ट में देती थी तो ये आता था, बताओ। लीस्ट ट्यूबर्स मिनरल्स ट्यूबर्स, ठीक है। एरिथ्रोपोइटिन सिक्रीशन, देखो इसमें दो चीजें, वो कहते हैं हाइपोक्सिया एरिथ्रोपोइसिस। हाँ जी, इधर हाइपोक्सिया स्टिमुलेट नहीं नहीं, इनहिबिटेड बाय थियोफाइलिन। स्टिमुलेट ये है, इनहिबिटेड बाय थियोफाइलिन है। और एरिथ्रोपोइसिस के लिए ये जो सा है वो एरिथ्रोपोइटिन, एरिथ्रोपोइसिस स्टिमुलेशन बाय एरिथ्रोपोइटिन विच इज लो इन सीएसएफ एज कंपेयर टू प्लाज्मा। देखो इधर फॉर्मूला है सीएसएफ और प्लाज्मा का। सीएसएफ में लो क्या है? वेरी लो इज प्रोटीन इज ग्रेटर देन ग्लूकोज। अगर ग्लूकोज भी लो है प्रोटीन भी लो है, लेट्स सपोज ग्लूकोज है 40 कर लो, अगर प्रोटीन है 20, ठीक है। प्रोटीन बहुत ज्यादा लो है, दोनों के बराबर क्या क्या है, सो इज सोडियम, ठीक है। ज्यादा क्या है बच्चों? मैग्नीशियम था कुछ इस तरह। सीएसएफ प्लाज्मा लो, नॉर्मल, इंक्रीज। मैग्नीशियम होता है उसमें ज्यादा, क्रेटिनिन ज्यादा होता है। मैग्नीशियम क्रेटिनिन ज्यादा होता है, मैग्नीशियम क्रेटिनिन ज्यादा होता है। चलो ओके। अच्छा, ये कंपाइल्ड फॉर्म में आप लोगों को मेरा से डॉक्टर आयशा ने कराया भी था। इन सब चीज़ों को आप लोगों ने कंपाइल रखना है। आप लोगों ने जो नोट्स बनाए हुए उन्हें एक जगह पे लिखो, ठीक है। अच्छा चलो, हाईएस्ट सोडियम क्या ये लिखा हुआ है, कंसेंट्रेशन एट इनिशियल सेगमेंट नोड ऑफ रेनर वायर। तो एक्शन पोटेंशियल कहाँ से जनरेट होता है? नोड ऑफ रेनर वायर से। और फिर कहाँ ट्रांसफर करता है वो? आपके इंटरनोडल पे, ठीक है, सॉल्टेटरी कंडक्शन के थ्रू। तो हाईएस्ट कहाँ पे होगा फिर? जहाँ से वो जनरेट हो रहा है, ठीक है। आफ्टर एड्रिनलेक्टमी पेशेंट डिजायर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग टू इंक्रीज। तो बेसिकली एड्रिनलेक्टमी हो गया तो उसका क्या होगा, ये वैसे मुझे नजर नहीं आ रहा क्लियरली। डिजायर्स ऑफ विच ऑफ द NaCl फॉलोइंग, NaCl। क्यों, ये किससे रिलेटेड बात कर रहे हैं? अल्डोस्टेरोन खत्म। अल्डोस्टेरॉन से। और इमीडिएट डेथ जो होगी वो किसकी वजह से होगी एड्रिनल क्राइसिस में? सोडियम की वजह से। हाँ जी, वो भी इसी के साथ है, ठीक है। इन सेल मेम्ब्रेन आरबीसी, देखो ये जो हमारे पास क्लोराइड शिफ्ट होता है वो अक्सर क्लोराइड शिफ्ट के साथ भी एक एमसीक्यू देता है आपको, ठीक है। बाइकार्ब और क्लोराइड शिफ्ट होता है उसमें आंसर। तो आरबीसी मेम्ब्रेन के ऊपर जो ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड है ना, ये देखो, ये आपकी आरबीसी मेम्ब्रेन है, ये क्लोराइड आपको नजर आ रहा है, ये देखो एक्सचेंजर, ठीक है। क्लोराइड इन और बाइकार्ब बाहर, ठीक है, इन प्लाज्मा। ये है क्लोराइड शिफ्ट, ठीक है। एक चीज, ये आरबीसी सरफेस के ऊपर इसके रिसेप्टर्स पड़े हुए हैं। कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम टिश्यू डिफ्यूज किया यहाँ पे। कार्बोनिक एनहाइड्रेस, सेल्स में कौन सा कार्बोनिक एनहाइड्रेस है जी बच्चों? कार्बोहाइड्रेस 2, ठीक है। ये भी पूछते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद ये HBO सारा कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन सब कुछ करके ये देखो, ये फिर ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कर दिया, ठीक है। यही आपके वो क्लोराइड शिफ्ट और वो जो अपना आपका वो कर्व आता है ना, राइट और लेफ्ट शिफ्ट वाला, उससे एसोसिएशन भी यही वाला आता है कि लोडिंग कब होगी अनलोडिंग कब होगी, ठीक है। वो कर्व मुझे जल्दी से बता दो, इधर एक हेल्डेन इफेक्ट एंड बोहर इफेक्ट, ठीक है जी बच्चों, जल्दी बताओ। नॉर्मल कर्व के सैचुरेशन का वो पूछते हैं। ओवर में राइट होता है और हेल्डेन लेफ्ट में होता है ना। लेफ्ट शिफ्ट जब होगी तो हेल्डेन होगा और राइट शिफ्ट जब होगी तो बोहर होगा। ओके ठीक है, राइट शिफ्ट के कंपोनेंट्स और लेफ्ट शिफ्ट के लोडिंग किस में अनलोडिंग किस में? मैम एक में वो जो टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर और हाइड्रोजन आयंस और 2-3 DPPG जिसमें सब ज़्यादा कुछ होगी, हाई लेकिन pH कम हो पीएच कम हो तो जाती ये है, तो राइट है। वो राइट शिफ्ट। सब कुछ ज्यादा हो
लेकिन पीएच पीएच कम, कम है। लेकिन सब कुछ कम हो और पीएच ज्यादा हो। ओके, लोडिंग और तो अनलोडिंग ये का तो बता दो मुझे। ये उल्ट लेफ्ट में चल रहा लोडिंग है। और राइट में अनलोडिंग। हाइपरथायरॉयडिज्म किस में इफेक्ट करेगा? जिसमें बीएमआर ज्यादा है, टेम्परेचर ज्यादा है, हाइपर थायरॉयडिज्म। अच्छा, एचबीएफ राइट किसके में साथ है? एचबीएफ ऑक्सीजन को लोड नहीं होने देगा, ये एचबीएफ किसके लेफ्ट साथ है? के साथ, के लेफ्ट साथ के होगा ना साथ है। क्योंकि वो ठीक है, उसको पकड़ के रखता है ना। लेफ्ट ओके ओके। कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग या साइनाइड के साथ कौन सी आएगी? ये भी लेफ्ट होगा। ऑक्सीजन अच्छा, मोर बाइंडिंग कैपेसिटी का। और वो आता है कुछ? मेरा ख्याल है और कुछ नहीं आता, यही था सब कुछ। आई थिंक सो, बस यही है। तो चलो, आह, तो यहाँ पे अब वो पूछते हैं, ये देखो अब इस डायग्राम को बच्चों देखो ध्यान से, इधर क्या क्या नजर आ रहा है? एक तो एनहाइड्रेस 3, दूसरा एनायन एक्सचेंजर AE1, बैंड 3, इधर क्लोराइड और उसका बाइकार्ब का एक्सचेंजर, ऑक्सीजन डिफ्यूज करके बाहर, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड आपके टिश्यू से डिफ्यूज कर रही है और ऑक्सीजन जो से आपके प्लाज्मा में जा रही है। अच्छा चलो, तो अब वो पूछते हैं इन सेल मेम्ब्रेन ऑफ आरबीसी क्लोराइड एंड बाइकार्ब एक्सचेंज अकर्स थ्रू। अब इसमें क्या आंसर है बच्चों? बैंड 3 होगा। जी, अभी मैंने स्ट्रक्चर में भी दिखाया, बैंड 3, ठीक है। चलो, यूरिन मैम कंसंट्रेशन जी, बैंड थ्री वाला ही नहीं समझ आया मुझे। बैंड 3 बैंड का थ्री नहीं समझ लगा? नहीं नहीं मैम। अच्छा देखो, ये जो आपका ये एक्सचेंजर पड़ा हुआ है ना इधर, इधर बाइकार्ब और जो क्लोराइड का आपके एक्सचेंज हो रहा है ना, ये थ्रू है एनाइन एक्सचेंजर 1 और साथ में बैंड 3 स्ट्रक्चर्स है बेसिकली। ये बस ऐसे ही है कि इसके साथ एसोसिएटेड है, इस एक्सचेंजर के जो आरबीसी मेम्ब्रेन के ऊपर पड़ा हुआ है, ठीक है। तो उसने यही पूछा है कि इन सेल मेम्ब्रेन ऑफ आरबीसीज क्लोराइड एंड बाइकार्ब एक्सचेंज अकर्स थ्रू। उसमें उसने एनकायरिन दिया हुआ है, स्पेक्ट्रम बेसिकली ये सेल शेप के लिए है ना, ठीक है। शेप खराब होगी तो वो स्फीरोसाइटोसिस और वो सब कुछ। और बैंड 3 इज बेसिकली एक्सचेंजर के ऊपर पड़ा हुआ है ये, ठीक है। अच्छा, ठीक है यूरिन मैम। कंसंट्रेशन इन जक्सा मेडलरी नेफ्रॉन। देखो दो नेफ्रॉन्स होते हैं, एक होता है आपके पास कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स जिसकी हेयरपिन लंबी होती है ये, ठीक है। दूसरा होता है आपके पास मेडलरी, जो ये जंक्शन पे पड़े होते हैं, इनकी छोटी होती हैं और यहाँ पे कंसंट्रेटेड यूरिन होता है, ठीक है। अच्छा, तो यूरिन कंसंट्रेटेड इन juxtamedullary nephron in which part of the urine will be present? तो किस पार्ट में कंसंट्रेटेड पड़ा होगा? इसमें दो नहीं होते सॉरी, हैं, एक अर्ली मिनट एक पार्ट मिनट ऑफ एक मिनट, डीसीटी है और एक नहीं नहीं नहीं, क्वेश्चन उसमें मेरी सुनो, डाइल्यूटेड का आपने है, डाइल्यूटेड का, कंसंट्रेटेड का नहीं है। आप डाइल्यूटेड का बता रहे हो, क्वेश्चन भी डाइल्यूटेड का है। हाँ एक हाइपरटोनिक मिनट, तो ज्यादा डीसीटी में होता है ना। नहीं, अच्छा, हाइपोटोनिक डीसीटी में होता है, हाँ हाँ, हाइपोटोनिक डीसीटी। हाइपोटोनिक। ये जो ये वाला रीजन है, ये कलेक्टिंग डक्ट, इधर होते हैं आपके पास क्या जक्स्टा में, इधर क्या होते हैं वाजा रेक्टम। रेक्टा। तो ये जब कॉन्सेंट्रेटेड की बात आएगी ना, सारी रटी रटी बातें नहीं ना करते, कुछ पढ़ने वाली भी करते हैं, तो वाजा रेक्टा के साथ है। और इधर क्या होगा, पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज वगैरह होंगी जो कॉर्टिकल में है। अच्छा, अब उसने बेसिकली डाइल्यूट की बात की, तो डाइल्यूट में अर्ली डीसीटी इज ग्रेटर देन थिक लूप ऑफ फेनले कुछ इस तरह है ना मैम, थिक एक असेंडिंग कुछ। असेंडिंग लूप ऑफ एनल, ठीक है। टेक तो सेंडिंग। हाँ, ईडीटी होता है ना, ईडीटी, ठीक है, ईडीटी, ईडीटी ये वैसे होता है, ठीक है। तो ई से आपके पास अर्ली, डी से डीसीटी, ठीक है। फिर आपके पास टी इज थिक एंड ए इज असेंडिंग। ईडीटी ऐसे रख लोगे, ये अक्सर मुझे भूलता था, मुझे याद नहीं रहता था थिक असेंडिंग। हर कोई कहता था बाद वाला पहले और पहले वाला बाद में, मतलब कि थिक असेंडिंग पहले आती है तो ये बाद में आएगा, मगर ये सीक्वेंस भूल जाता है। तो आप ईडीटी ये याद रखो, ई से अर्ली, डी से डीसीटी इज ग्रेटर देन थिक असेंडिंग, इट इज फॉर डाइल्यूट। और डीसीटी इज फॉर जब भी आपका कॉम्पनसेशन होने हैमरेज, और उसके बाद तो जो आपको कॉम्पनसेट करेगा दैट इज डीसीटी। यार मुझे ना इधर एक आप लोगों में से कोई एक काम करेगा, 22 के लिए एक असाइनमेंट है, पेज क्वेश्चन नंबर 22 के लिए असाइनमेंट ये है, आपके पास जो माइल्ड्स निमोनिक है इसका अपना डायूरेटिक्स का, दूसरी चीज इन डायूरेटिक्स के साथ एक फ्लो चार्ट एक ही पेपर में किसी ने, अगर नहीं हुआ फिर मैं खुद ही मेहनत करूंगी, लेकिन कोशिश करो कोई एक कर दे। उसमें आपके पास जो चैनल्स हैं उसकी वजह से हाइपरक्लीमिया, हाइपोक्लीमिया,
क्लोराइड का टू जो काउंटर सिम्पोर्टर ये वो सारा मैकेनिज्म वो वो क्या था अपना सोडियम पोटेशियम 2 क्लोराइड वाला, ठीक है, ये सारा साथ में वो लिडल सिंड्रोम, साथ में वो फैनकनी सिंड्रोम्स ये वाला, और साथ में हार्मोन्स में आपके पास पैराथायरॉयड हार्मोन, ठीक है, इसके बाद एल्डोस्टेरोन, एडीएच, ठीक है, और साथ में कौन कौन सा है, मतलब ये जो जो उनसे एक्ट करें ये सारा कोई एक फ्लो चार्ट में हमें बताएगा, और इनकी एपिथेलियम्स भी साथ में। अच्छा चलो, स्टैब हाँ वुंड लगा बच्चों चेस्ट पे, व्हाट विल हाँ हैपन? देखो ये चेस्ट वॉल है, लेट्स सपोज ये लंग है फॉर करना भी कम था। और ये चेस्ट वॉल है, ठीक है, और ये आपके पास ट्रैकिया है और यही मीडियास्टिनम है। अब मुझे बताओ स्टैब वुंड ऑफ द चेस्ट व्हाट विल हैपन? इप्सिलैटरल जिस साइड का लंग है, लंग कोलैप्सेस एंड इप्सिलैटरल चेस्ट वॉल, उसी साइड का लंग कोलैप्स कर गया और उसी साइड की चेस्ट वॉल बाहर आ गया, चेस्ट वॉल बाहर, लंग कोलैप्स करके अंदर, यहाँ इप्सिलैटरल लंग कोलैप्सेस एंड कॉन्ट्रालैटरल चेस्ट वॉल स्प्रंग आउट। उसने कहा नहीं भाई चोट तुम्हें लगी है लेकिन मैं तुमसे नाराज हूँ, उल्टी साइड वाला कहते हैं कि मैंने भाई स्प्रंग आउट करने। प्लूरल इफ्यूजन ऑन एप्सिलैटरल साइड एंड कॉन्ट्रालैटरल हीमोथोरैक्स, एक साइड पे इफ्यूजन प्लूरल इफ्यूजन एप्सिलैटरल और जो हीमोथोरैक्स ब्लड इन थोरैक्स आपका कॉन्ट्रालैटरल। जी बच्चों इसमें कौन सा एमसीक्यू है आंसर है? इसको ए ऑप्शन सब कुछ एक्सीलरेटर होना चाहिए। हाँ असल में ये बड़े भोंगे किसी ने ना वो एमसीक्यूज बनाए हुए हैं इसके नीचे। अब ये जो एसके सीरीज में बेसिकली मैंने खुद जब पेपर करके आई मैंने ये दिया और मैंने सिर्फ आंसर दिया, बाकी स्टेटमेंट्स वो खुद से बना देते हैं। इधर तो स्टेटमेंट्स समझ लग जाती हैं, उधर स्टेटमेंट्स इसके करीब करीब होंगी तो टफ हो जाता है। आप ये समझो उधर इप्सिलैटरल लंग कोलैप्स एंड इप्सिलैटरल चेस्ट वॉल स्प्रंग आउट, या वो भी कोलैप्स होगी, इस तरह करके कुछ देगा, ठीक है। बस आप लोगों ने ये याद रखना है कि लंग कोलैप्स कर जाएगा और वॉल बाहर की तरफ, which is more in dialysing fluid as compared to plasma। प्लाज्मा में क्या ज्यादा है as compare, सॉरी डायलिसिंग फ्लूइड में as compared to plasma। हाँ जी डायलिसिस कर रहे हो, डायलिसिंग फ्लूइड में सबसे ग्लूकोज ज्यादा क्या होगा? ग्लूकोज मोर ग्लूकोज देन बाइकार्बोनेट। इज मोर देन बाइकार्बोनेट। एक चीज, बाइकार्बोनेट कौन से दो पार्ट्स ऑफ द किडनी में होते हैं बताओ? बाय पीसीटी नहीं, क्या क्या पूछ रही मैं? कलेक्टिंग डक्ट लिबरल और बीसीटी, ये मुझे कंफर्म नहीं है। बाइकार्ब से रिलेटेड आता है एब्जॉर्प्शन का ना, डीसीटी और सीडी मैम कलेक्टिंग डक्ट। पीसीटी में एब्जॉर्ब होते हैं ना सबसे ज्यादा पीसीटी बाइकार्बोनेट। में होता है, पीसीटी है ये पीसीटी पीसीटी ये पीसीटी है ना। कलेक्टिंग डक्ट ऐसे, और कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। अच्छा कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स, चलो ओके ठीक है डॉक्टर जाकिर, गुस्सा ना करें आप, आपकी मान ली। व्हाट इज ग्लाइकोकैलिक्स? ये एक स्ट्रक्चर है, ऐसे कार्बोहाइड्रेट इन नेचर होता है ऐसे करके ना, ठीक है, ये अभी मैं दिखा देती हूँ बच्चों, ये ग्लाइकोकैलिक्स है, ये वाला बेसिकली ये ऊपर वाला, ठीक है, ये एक्स्ट्रा सेलुलर मेम्ब्रेन और ये ग्लाइकोकैलिक्स, ये जो ऊपर की तरफ एक्सटेंडेड है ना ये, ठीक है, ये सारे ये ग्लाइकोकैलिक्स। और मुझे बताओ नेगेटिव चार्ज के लिए आपके पास ये क्या निमोनिक था? PHL है HPL सॉरी हाँ, जी जी हेपरिन हेपरिन सल्फेट प्रोटीन पेप्टिडोग्लाइकन और लेमिनिन। लेमिनिन, ठीक है ओके चलो डॉक्टर जाकिर क्लियर है? अच्छा ड्रग समझा इंटरेक्शन नहीं। है क्या? बोथ बोथ, हाँ जी, फार्माकोकाइनेटिक्स एंड डायनामिक्स, ठीक है ओके। मुझे बताओ कि ड्रग इफेक्ट्स ऑन बॉडी क्या है? फार्माकोडायनेमिक्स क्या है? काइनेटिक बॉडी का ड्रग पर है और डायनामिक अगर और है तो ड्रग का ड्रग बॉडी पे पर डायनामिक। फार्माकोडायनेमिक्स। तो फिर ड्रग का बॉडी पर जब आएगा तो डायनामिक। बॉडी का ड्रग पे क्या है? डायनामिक काइनेटिक है, बॉडी का ड्रग पे काइनेटिक और ड्रग का बॉडी पर जब आएगा तो डायनामिक। डी फॉर ड्रग, डी फॉर डायनामिक, मैंने ये याद किया है। ओके ठीक, डी फॉर ड्रग डी फॉर डायनामिक। कल भी डॉक्टर जाकिर ने एक बड़ी जबरदस्त बात की, मैं तो फैन होगी डॉक्टर जाकिर की, जब उन्होंने कहा कि ए फॉर अटैचमेंट, इन फॉर इन्वेजन एंड पी फॉर पेनिट्रेशन, ठीक है। इन्होंने कहा एक्रीटा में अटैचमेंट होगी प्लेसेंटा की टू एंडोमीट्रियम एंड सम पार्ट ऑफ मायोमीट्रियम,
ठीक है, और इन्वेड करेगा ये मायोमीट्रियम को इन इनक्रीटा, और परक्रीटा में ये पेनिट्रेट कर जाएगा थ्रू एंड थ्रू, ठीक है, परक्रीटा। अच्छा, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट इफेक्टेड बाय एज में, एज देखो बच्चों को अलग और वो सब कुछ अलग है। ओबेसिटी में भी हम जेंडर कहते हैं DONE के डिस्ट्रीब्यूशन इन ओबीज एंड नॉन ओबीज में आप एक्सक्रीशन, ठीक है, तो जेंडर रह गया, ठीक है, मेल हो फीमेल हो जेंडर नहीं होगा, ठीक है। चलो, एंटी हाइपरटेंसिव एक्टिंग डायरेक्टली ऑन SA नोड, तो बेसिकली SA नोड क्या करता है आपके पास, ये एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर रहा है, तो जो डायरेक्टली SA नोड पे कर रहा है वो कौन सा है बच्चों, Rapamil. पेरापामिल। Calcium. जी जी, ठीक है। अच्छा जी, फीटल हार्ट डिफर्स फ्रॉम एडल्ट हार्ट बाय हैविंग, नहीं, बाय व्हाट, लेफ्ट एट्रियम हैज मोर प्रेशर देन फीटल हार्ट की बात कर रहा है, ठीक है। सेप्टम प्राइमम एंड सेकेंडम फ्यूज टू कंप्लीट सेपरेशन बिटवीन कॉमन एट्रिया, सेप्टम प्राइमम एंड सेकेंडम फ्यूज टू कंप्लीट सेपरेशन बिटवीन कॉमन एट्रिया जी बच्चों, और फ्यूज एंडोकार्डियल कुशन डिवाइड राइट एंड लेफ्ट एट्रियो वेंट्रिकुलर कैनाल, ऊपर से सेप्टम स्कैंडम प्राइमम फ्यूज कर जाएंगे, नीचे से एंडोकार्डियल कुशन आएंगे साइडों से, तो ये एट्रिया को और वेंट्रिकल्स को डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो ये आंसर कौन सा होगा, ये जो कुशन होते हैं मैम वो राइट और वेंट्रिकल एट्रियम और वेंट्रिकल को डिवाइड करते हैं मैम। हाँ, यही मैंने डॉक्टर जाकिर अभी उर्दू में बोला है, ठीक है। मैक्सिमम रीनल ट्यूबुलर ट्रांसपोर्ट, मैंने पश्तो में बोला है। अच्छा चलो, मैक्सिमम ट्यूबुलर ट्रांसपोर्ट, मैक्सिमम इज फॉर, जी बच्चों ये किसके लिए टेक्स मैक्सिमम है, ट्यूबुलर ट्रांसपोर्ट, सल्फेट जी Maybe. फॉस्फेट ही होगा कि नहीं? अच्छा, निमोनिक है इसका GPL, ठीक है, G से ग्लूकोज, P से माइनोहिप्यूरिक एसिड और फिर लैक्टेट। अब आंसर में सिर्फ लैक्टेट है, ठीक है, गलत करोगे इसलिए मैंने आंसर नहीं दिखाया, तो GPL, ठीक है, जैसे हमने पीछे किया ना अपना HPL. HPL, ठीक है, HPL, तो HPL उसी तरह को G कर लो, ग्लूकोज पैरामाइनोहिप्यूरिक एसिड और लैक्टेट, ठीक है, इट इज फॉर ट्यूबुलर ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम, ठीक है। फीमेल, मैम जी ग्लूकोज और ये पैरामाइनिक तो समझ में आती है, लेक्टेट का क्या है मतलब? लेक्टेट जी हाँ जी, क्या कह रहे हो डॉक्टर जारा, मैम लेक्टेट का कैसे, मतलब ग्लूकोज और पैरामाइनोप्यूरिक एसिड का तो कॉन्सेप्ट मुझे पता है, लेक्टेट का नहीं पता, इसका किसी को पता है? हाँ जी, किसी को पता है, मैम वो वहीं से ग्लूकोज का क्या पता है ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम के बारे में, हाँ जी डॉक्टर साहब, जिसको ग्लूकोज पैरामाइनोप्यूरिक मैक्सिमम एसिड का की। पता है वो भी बता दें कि ये पैरामाइनोहिप्यूरिक एसिड और ग्लूकोज का क्या पता है, मैम वो मेरे तो है को ना कि नहीं पता। ग्लूकोज आपका मैक्सिमली ट्रांसपोर्ट मुझे हो ये भी जाता है नहीं ना, पता एब्जॉर्ब हो ग्लूकोज जाता और है ना, रीअब्जॉर्ब ना, पैरामाइनोप्यूरिक एसिड, दैट्स व्हाई आई तो आस्क्ड जो आंसर। मतलब ये है शायद, आई डोंट नो इफ आई एम रॉन्ग, लेकिन ये है कि ग्लूकोज तो आपका पूरा के पूरा मैक्सिमम एब्जॉर्ब हो जाता है ना, तो उसका एक है मतलब कि इतना अगर उससे ज्यादा होगा तो फिर यूरिन में वो फिल्टर होना शुरू हो जाएगा। दैट इज वो वो थ्रेशोल्ड होता है, दैट इज थ्रेशोल्ड है। 180 to 200, ठीक है, जी मैम, थ्रेशोल्ड जब क्रॉस करेगा तो वो यूरिन में आ जाएगा, ओके। अच्छा देखो, ग्लाइकोसूरिया, वो जो स्लेज फिनोमेना या स्ले मैकेनिज्म या कुछ भी होता है, अभी लेक्टेट वाला नहीं पता मैम मुझे। चलो देख लेते हैं, अगर आप करना चाह रहे हो तो हम नहीं करा मैम दें। खैर है, कोई बात नहीं मैम, कोई बात नहीं, कहने दें मैम, रट्टा लगाया है। रट्टा नहीं ना, असल मुझे इधर पता नहीं क्यों कुछ हो जाता है जब कोई कहता है मैं रट्टा लगाता हूँ। अच्छा जी, ऐसे है आपके पास, This occurs in PCTs where specialized transport facilitated by monocarboxylate transporters for transport of ये lactate की बात कर रहा है, ठीक है, और बस ये भी आपके जिस तरह वो कॉन्सेप्ट है ना कि वो सारा रिअब्सॉर्ब हो जाता है, ये भी हो जाता है, ठीक है। मैम ये अच्छा कहीं फीमेल, वो तो नहीं है ग्लूकोज अमाइनो एसिड और लैक्टेट ये पीएच जो है ये 100% रीअब्सॉर्ब हो जाते हैं पीसीटी पे, बाकी जो है हाँ जी वो सक्रीट हो जाते हैं, मतलब फिल्टर हो जाते हैं। जी 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 वही है, ग्लूकोज पैरामाइनोहिप्यूरिक एसिड लैक्टेट और फॉस्फेट बोला अभी आपने। नहीं मैम, फॉस्फेट तो 85% होता है ना,
ग्लूकोज 85 से 85 और से भी कम है वैसे। अच्छा हाँ जी। हाँ अमाइनो एसिड होते प्रोटीन, हैं, प्रोटीन ग्लूकोज हाँ, होते अमाइनो हैं एसिड्स, अमाइनो और एसिड्स, वाटर। जी चलो, फीमेल ब्रेस्टफीड हर चाइल्ड, व्हाट विल हैपन ड्यू टू कंटिन्यूअस सकिंग। हाँ जी, कंटिन्यूअस सकिंग की वजह से क्या होगा? बेसिकली ये वो बात कर रहे हैं कि ये इनहिबिट करेगा एफएसएच एलएच को बाय इनहिबिटिंग जीएनआरएच, तो बेसिकली ये होगा। तो आपका प्राइमोडियल मैम ये फॉलिकल ए जोन और से बी दोनों हो सकता है। क्या, कैसे? बी ये कैसे नहीं होगा? नहीं बी प्रोलैक्टिन तो बनेगा ना। हाँ हाँ बी नहीं मैं वो दूसरे से कंसेप्ट ए सही है। हाँ ए है, ठीक है डॉक्टर जाकिर। अच्छा, रिगार्डिंग पर्ट्यूसिस, मोस्ट लाइकली पर्ट्यूसिस के अंदर क्या होता है बच्चों? डीपीटी वैक्सीन होती है ना। इन्फेंट आर ससेप्टेबल फ्रॉम टाइम ऑफ बर्थ। डीपीटी हैज नो प्रोडक्टिव वैल्यू। नेजल एंड ब्रोंकियल सेक्रेशंस आर हाईली इन्फेक्शियस। मुझे बताओ डीपीटी का मोड ऑफ ट्रांसफर क्या है? कुछ होते हैं ना एरोसिल आपकी ड्रॉपलेट से। डिप्थेरिया भी वन फैमिली और टू फैमिली इस तरह से एक बंदे को होता है तो चांसेस होते हैं, तो सबको वैक्सीन करते हो, पेनिसिलिन वगैरह देते हो। तो पर्टूसिस का क्या बच्चों मोड ऑफ जो है ट्रांसफर? Pertussis क्या है? जी। पर्टूसिस जो सी ड्रॉपलेट से ही होगा, ठीक है, थ्रू एयर, थ्रू रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स, ठीक है, कफिंग स्नीजिंग से। तो बेसिकली नेजल एंड ब्रोंकियल सिक्रीशंस आर हाईली इन्फेक्शियस, ठीक है। अब हम कहते हैं कि हम वैक्सीन देते हैं तो वो तो ससेप्टेबल है, ये भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन ये मोड ऑफ जो है ना इसका ट्रांसफर, इसको इसके लिए प्राइमरी ब्रेन वेजिकल, ये अगले दिन मैं पूछ रही थी, जब आपका ब्रेन का ऐसे वेजिकल्स बनते हैं तो आपके पास सबसे पहले कौन सा बनेगा जी? posterior Guardian saffron. mesencephalon है। जी बच्चों, mesencephalon मैम मीजनसेफ्लॉन होगा क्योंकि वो ऊपर तो रोम्बेनसेफ्लॉन पहले होता है, तो वो मीटर वो डायन और टीलन में होता है ना। जी अच्छा देखो, मीजनसेफ्लॉन होता ओके ओके मैं बताती हूँ। सबसे पहले प्रोजेन है, ठीक है, जो आएगा बेसिकली वो नहीं मैं बात करी, मैं डायग्राम की बात कर रही हूँ। प्रोजेन के दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है टीलन, एक होता है आपका ये वाला है। डाइन, डायनसेफ्लॉन, ठीक है, डायन। ये डाइन है। टीलन और डाइन है आपका प्रोजेन का। फिर आपके पास आता है ये वाला पार्ट मीजन। मीजन में ये आ गया आपके पास मीजन ही मिड ब्रेन, ठीक है ये। फिर उसके बाद आपके पास आता है ये वाला रोम्बेनसेफ्लॉन। रोम्बेनसेफ्लॉन में मीटन एंड माइलन, व्हाट इज मीटन, और फिर ये नीचे माइलन, मीटन माइलन। अब ये भी एक असाइनमेंट है आप लोगों ने करके आनी कि ब्रेन से वेजिकल से आगे क्या क्या पार्ट्स आएंगे, वेंट्रिकल्स कहाँ से आएंगे, अपर पार्ट, लोअर पार्ट ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल कहाँ से आएगा, ठीक है। तो ये मीजनसेफेलॉन है प्राइमरी, जो सबसे पहले जहां से बना तो ये बनेगा, फिर बाकी बनेंगे, ठीक है। और वेंट्रिकल्स में भी मैंने अगले दिन बताया था कि वेंट्रिकल में सबसे पहले कौन सा बनेगा, वेंट्रिकल्स अगर थर्ड है तो फिर जी बच्चों, मीजन है तो मीजन से क्या कौन सा मतलब? वेंट्रिकल? इसके पीछे तो मीजनसेफेलॉन थर्ड होता है ना कि थर्ड होता है, ऐसे ठीक है। होता है। हाँ जी, फिर पहले थर्ड बनेगा, ठीक है। लेकिन अब एक चीज इंपॉर्टेंट है, देखो हमने किया कि सबसे पहले मीजन बना, मीजन के साथ फर्स्ट वेंट्रिकल टू फॉर्म इज लैटरल मीजन या सॉरी लैटरल थर्ड या फोर्थ, लैटरल पहले बनेगा, लैटरल वेंट्रिकल्स में पहले लैटरल बनेगा जो कि ऊपर से आ रहा है आपके पास फ्रोजन से, और मीजन जोन सा है वेजिकल में ये बनेगा, और वेंट्रिकल्स में पहले लैटरल बनेगा, ठीक है। चलो, व्हाट इज एलील? नॉन आइडेंटिकल या आइडेंटिकल ऑन सेम लोकस? Identical on same locus. मैम ये नॉन नॉन सेम आइडेंटिकल ऑन जी, सेम सेम लोकस। जी। ये मैम नॉन आइडेंटिकल जीन्स डॉक्टर एट जारा, सेम लोकस। एक चीज नॉन होगी एक सेम होगी। सेम लोकस इज लाइक ये दोनों बहनें होती हैं जिनका लोकेशन सेम होता है, ठीक है, लेकिन नॉन आइडेंटिकल जीन्स होते हैं, ठीक है। ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट थी। अच्छा अच्छा मुझे बताओ कि आपके पास केटाइन जो एनाइन गैप है, दैट इज आपके पास मयर्ड या अनमयर्ड केटाइन एंड एनाइन? अनमेयर्ड, अनमेयर्ड, अनमेयर्ड। मयर्ड अनमयर्ड? मैम अच्छा,
Mired or Maillard cations और mired? anions होते हैं जी। Mired, it's not unmired. मैं unmired करती आती थी शुरू से। अच्छा, नॉर्मल एनाइन का कितना होता है? 8 to 12। शाबाश। व्हाट कॉजेज कन्वर्जन ऑफ कॉन्ड्रोसाइट्स टू ऑस्टियोसाइट्स? देखो, कॉन्ड्रोसाइट्स और ऑस्टियोसाइट, कॉन्ड्रो इज लाइक आपका कार्टिलेज ना, ऑस्टियो इज लाइक बोन, तो इसने इसमें डेवलप करना है, तो कोई ग्रोथ टाइप की चीज है। अब थायरोक्सिन का भी वैसे, थायराइड का भी काम होता है, ठीक है। कॉर्टिसोल जबकि इसको इनहिबिट करेगा। अब मुझे बताओ। मैम थायरॉक्सिन है। अच्छा, थायरोक्सिन है, ओके। और कोई बेहतर जवाब? क्या ये क्या क्वेश्चन मैं पढ़ो, थोड़ा सा जाकिर दोबारा क्वेश्चन पढ़ो। मेट्रोट्रॉफ। व्हाट कॉजेज कन्वर्जन ऑफ कॉन्ड्रोसाइट टू एस्ट्रोसाइट? ये तो ग्रोथ हार्मोन का वो नहीं बोन है, ग्रोथ आई थिंक इस तो मेटोट्रॉफ मेटोट्रॉफ का है। ग्रोथ हार्मोन की हाँ, तरफ जाएंगे। हाँ जी। अब मुझे ये बताओ, ग्रोथ हार्मोन है डॉक्टर वकास। अच्छा, मुझे ये बताओ, एसिडोफिलिक और बेसोफिलिक मैम अगर या थायरॉक्सिन ना मीन ज्यादातर ब्रेन डेवलपमेंट की बात। जी, ब्रेन डेवलपमेंट, लेकिन जब आपको टिपिकल ग्रोथ की बात करेगा ना, फिर इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर, ग्रोथ हार्मोन या सोमेटोट्रोप्स, ठीक है। अच्छा, मुझे बताओ, एसिडोफिलिक और बेसोफिलिक, दो आपके पास थे जो एसिडोफिलिक थे, कौन कौन से थे? ग्रोथ हार्मोन लाइक और साथ में प्रोलैक्टिन वाले, ठीक है, लैक्टोट्रोप्स और सोमेटोट्रोप्स, ठीक है। ये आपके पास एसिडोफिलिक है, ये भी एमसीक्यू आता है। बीएमआर, बेसल मेटाबॉलिक रेट, एक इज रेस्टिंग कंडीशन इज मेंटेन्ड मेनली बाय। मुझे बताओ, ये ग्लूकोनियोजेनेसिस ये सब कुछ ज्यादातर कहाँ हो रही है? लिवर। लीवर में। ठीक है, लिवर, ठीक है। तो ये आपके पास आंसर है लिवर। अच्छा बच्चों, दूसरी चीज मुझे ये बताओ कि बेजल कंडीशन में हार्ट एनर्जी कहाँ से लेगा और कितनी लेगा? फैटी एसिड से लेता है मैम, फैट्स या फैटी एसिड। फैटी एसिड्स, फ्री फैटी एसिड्स, फैटी एसिड्स या कोलेस्ट्रॉल, ऐसे करके कुछ भी आ सकता है। अल्फा एगोनिस्टिक एक्टिविटी विल कॉज व्हाट? अच्छा बच्चों, दो चीजें हैं, हमने अल्फा 1 अल्फा 2 बीटा 1 बीटा 2, किसी ने उस दिन गलत बताया था। अल्फा 1 अल्फा 2 बीटा 1 बीटा 2। अल्फा 1, जी बताओ, अल्फा 1 इज फॉर? जी बच्चों, मैम कंस्ट्रक्शन कराता है, एक इनहिबिशन कराता है। अल्फा 2 बीटा 1 हार्ट पर है और बीटा 2 शायद ब्रोंकोडायलिटिस। ब्रोंकोडायलेशन। अल्फा ये 2 इनहिबिशन के पास। कुछ गलत है तो बता देना जरा। ठीक है। ओके, चलो अभी आगे आ जाता है। मेरे ही ना हमेशा मुझे खुद भी मिक्स हो जाता था। चलो, अल्फा एगोनिस्ट एक्टिविटी बच्चों, अब ये देखो आप लोग अगर जरा ध्यान से, हमारे पास ना ये, एक सेकेंड, हमारे पास प्यूपिल है। ये प्यूपिल के अंदर हमारे पास दो मसल्स हैं, एक सेंटर में ये सर्कुलर मसल्स होते हैं और साइड पे ये वाले रेडियल मसल्स होते हैं, ये ठीक है। अच्छा, अब देखो सिंपैथेटिक का काम क्या है? इसमें डायलेट कराना होता है ना प्यूपल को, तो को वो डायलेट आपका करेंगे। कंस्ट्रक्टर सेंट्रल वाले जो है इनको कंस्ट्रिक्ट कर देगा। देश में करेगा तो रेडियल मसल को मेरे ख्याल में ये कंस्ट्रक्ट करेगा, ताकि रेडियल पुल मसल करे को, और रेडियल्स सेंटर कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और डायलेशन होगी, सेंटर को पुल और जी, करेंगे। सेंट्रल जब कंस्ट्रिक्ट करेंगे तो मियोसिस होगी। मियोसिस होगी, ठीक है, सर्कुलर तो ये, और जब वो करोगे तो आपके पास डायलेशन होगी, ठीक है, रेडियल वाले। चलो ओके, अभी ये सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक हो गया, ये पढ़ लो। स्फिंक्टर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट्स इन ब्राइट लाइट, ठीक है, और द प्यूपिल इज कंस्ट्रिक्टेड बाय स्फिंक्टर प्यूपिली एंड डायलेटेड बाय डायलेटर प्यूपिली। और मुझे बताओ, ये कौन सी उसमें से आता है? एपिथेलियम से। ये भी तो एमसीक्यू है। अगले दिन ये आई वाली मेरा ख्याल है डॉक्टर साहब हमारे पास आज नहीं है। हाँ जी, ऑप्टिक कप, नो, ऑप्टिक एक तो सरफेस एक्टोडर्म है कि न्यूरो सरफेस एक्टोडर्म, दो है। एक्टोडर्म, ऑप्टिक कप, ठीक है, ऑप्टिक कप। और दूसरी क्या कह रहे हो डॉक्टर ज़ारा? मैम एक न्यूरो एक्टोडर्म होता है, एक सरफेस एक्टोडर्म होता है ना, तो अब ये सिलेंडरी एपिथेलियम ये सारे एपिथेलियम सरफेस एक्टोडर्म से ही आता है, ये सरफेस स्टिक जो कप, सरफेस, डिक्लेजिक सेल्स। रेटिना को छोड़ के ना, रेटिना को छोड़ के सरफेस एक्टोडर्म, कॉर्निया, ये वो सब उससे है। रेटिना किससे है? न्यूरो वो न्यूरो एक्टोडर्म। एक्टोडर्म, न्यूरो हाँ, एक्टोडर्म। न्यूरो न्यूरो एक्टोडर्म, ठीक है, ये चीज है ऐसे।
चलो हाय हाय कंस्ट्रक्शन एंड डायलेशन ऑफ द प्यूपिल इज मोर एक्यूरेटली कॉज प्यूपिलरी रिफ्लेक्स नॉर्मल प्यूपिल साइज इज 2 to 4 इन लाइट एंड 4 to 9 ये छोड़ो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी आई वालों के लिए 2 to 4 नॉर्मल है और लाइट डार्क में आपके पास 4 to 9 है क्योंकि वो डायलेटेड पड़े होते हैं अल्फा गymnastic एक्टिविटी विल कॉज अब बताओ कंस्ट्रक्शन ऑफ रेडियल मसल्स ऑफ आइरिस रिलैक्सेशन ऑफ रेडियल मसल ऑफ आइरिस एक्साइटेशन ऑफ एसए नोड जी बच्चों हाँ जी असेंडिंग रेटिकुलर फॉर्मेशन लोकेटेड अच्छा बच्चों ये अब इम्पोर्टेंट है देखो रेटिकुलर फॉर्मेशन ये हमारे पास पड़ा हुआ है ये अगर इसकी बात करो ये वाला ठीक है ये आपके पास क्या पड़ा हुआ है ये कौन सा वेंट्रिकल है ये थर्ड नीचे कौन सा है ये फोर्थ ठीक है ये फोर्थ पड़ा हुआ है अब ये रूफ ठीक है और ये वेंट्रिकुलर कैविटी ये सेरिबेलम साइड पे ये पड़ा हुआ है ठीक है ये आपके पास कोरोइड प्लेक्सस इधर साइड पे पड़ा हुआ है ठीक है अब हम थोड़ा सा ऊपर स्ट्रक्चर देखते हैं ये देखो अभी हमने ये सारा फोर्थ वेंट्रिकल पढ़ लिया ऊपर ये थर्ड वेंट्रिकल के साथ यहाँ से हमारे पास रेटिकुलर फॉर्मेशन निकल रही है ये देखो ये रेटिकुलर फॉर्मेशन ये पीछे से निकल कर तो आगे की तरफ जाएंगी प्रोजेक्शन एंटीरियर जो आपके पास रेटिकुलर है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रेटिकुलर फॉर्मेशन और कॉन्शियसनेस नहीं है ओके उसका थर्ड वेंट्रिकल के साथ क्या रिलेशन है किसके साथ में थर्ड वेंट्रिकल उसके आगे या पीछे वाला है? एक्सटीरियर या इंटीरियर या इस तरह कह रही है मैम हाँ जी 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 बिल्कुल ये फ्लोर के साथ है या उसके एक्सटीरियर जी एक्वेडक्ट ऑफ सिल्वियस क्या है पहले मुझे ये बताओ जो थर्ड और फोर्थ का एक्वेडक्ट ऑफ थर्ड टू फोर्थ कनेक्शन है ठीक है अभी डॉक्टर साहब मैंने आपको ये एक पिक्चर दिखाई थी ये रूफ की ठीक है तो ये बेसिकली थर्ड और फोर्थ को जो कनेक्ट कर रहा है ये रूफ है और ये क्या सेरिब्रल एक्विडक्ट ठीक है रूफ और फ्लोर अब ये फ्लोर ऑफ द पिक्चर में आपके पास रूफ है और फ्लोर जो है फ्लोर ऑफ द एक्विडक्ट ऑफ सिल्वियस ठीक है तो असेंडिंग रेटिकुलर फाइबर्स ठीक है फॉर्मेशन लोकेटेड इन फ्लोर ऑफ एक्विडक्ट ऑफ सिल्वियस ठीक है रेटिकुलर फॉर्मेशन एफ से फ्लोर ठीक है एक्विडक्ट ऑफ सिल्वियस ये मैंने वैसे एमसीक्यू कहीं भी नहीं देखा था इसलिए मैंने इस पे ज्यादा फोकस किया है ठीक है आप लोगों के लिए तो ये जो असेंडिंग रेटिकुलर फॉर्मेशन है ये फ्लोर ऑफ द सेरिब्रल एक्विडक्ट में सिल्वियस एक्विडक्ट ऑफ सिल्वियस में पड़ा हुआ है ठीक है ये एमसीक्यू था आपका इंपॉर्टेंट इन ह्यूमन इसका ब्लड मतलब ये इंटीरियर है ना क्या हो गया इसका मतलब ये जो एंटीरियर सेंडिंग सेरिब्रल एक्विडक्ट है ये इंटीरियर टू असेंडिंग ये आपका रेटिकुलर फाइबर्स निकल रहे हैं ये आपके पास पड़ा हुआ है फॉर्मेशन अगर आप इसकी बात करोगे ना इसकी तो सेरिबेलम पीछे है ये एंटीरियर है ठीक है तो ये सामने पड़े इसके पीछे से फाइबर्स निकल रहे हैं ठीक है रेटिकुलर फॉर्मेशन सामने है आगे की तरफ है और वो पीछे से निकल रहे हैं ठीक है चलो in human blood platelets more in number than RBCs larger than WBC RBCs are biconvex iron is mainly hemoglobin जी बच्चों जल्दी बताओ 5 मिनट की क्लास रहेगी अब आरटीसी बाइकन्वेक्स होती है बाइकन्वेक्स नहीं होता कनकेव होती है maybe iron is mainly in hemoglobin शाबाश ठीक है आयरन आयरन ठीक है अच्छा अब हम थोड़ी सी स्पीड पर करने लगे स्ट्रक्चर विच प्रिवेंट कम्युनिकेशन ऑफ अनवांटेड मटेरियल बिटवीन सेल्स ठीक है मतलब जो चीज टाइट करके रखी हुई है दैट इज टाइट जंक्शंस ठीक है जबकि डेस्मोसोम सेल टू सेल करेगी ठीक है गैप जंक्शंस हार्ट के अंदर मोस्ट अबंडेंट फिर उसके बाद आपके पास हेमिडेस्मोसोम जो कि सेल को विद आपकी एंडोथेलियम वगैरह के साथ फिर आपके पास आता है एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स को विद इंट्रासेलुलर मैट्रिक्स के साथ ये कौन सा होता है और एक साइटोस्केलेटन टू को एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स जी बच्चों इंटरमीडिएट फिलामेंट्स जो हैं वो साइटोस्केलेटल टू एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स और एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स और इंट्रा आई थिंक वो इंटेग्रिन्स हैं आइस मैंने कराया था अगले दिन
डॉक्टर साहब गलत बता रही हो। इंटीग्रिन इज साइटोस्केलेटन टू एज एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, ठीक है। इंटरमीडिएट है आपके पास एक्स्ट्रा सेलुलर टू इंट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, ठीक है। फिर विमेंटिन आती है आपके पास। विमेंटिन किस में होती है? स्मूथ मसल्स में होती है, टेंडन्स में होती है, या कहाँ पे होती है? कनेक्टिव टिश्यू। मसल्स में क्या होती है? कनेक्टिव टिश्यू में एक डॉक्टर साहब कुछ कह रही है, दूसरा कुछ कह रहा है। जी बच्चों, याद नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, डॉक्टर काशिफ ने सही रटे हुए हैं ये वाले ना। हाँ, वो अच्छा चलो, मैं कह रहा था कि क्या उसको कह रहे ये हो? रट्टा है, काशिफ को ये रट्टा अच्छा है उसका इस चीज पर। है ना, हाँ उसका ये अच्छा है। चलो इसको तो विमेंटिन शिमेंटिन देख लेते हैं। ये किसने रिक्वेस्ट की हुई है ज्वाइन? एक सेकेंड बच्चों। अच्छा, इसके बाद एक आता है आप लोगों के पास फर्म और ट्रांजिएंट, ठीक है। इसका मैंने आप लोगों को कराया था फिट्स, ठीक है। फर्म एडहेरेंट के लिए आपके पास होगा इंटीग्रिन, ट्रांजिएंट के लिए आपके पास होगा सिलेक्टिन, ठीक है। उसमें भी आपके पास इंटीग्रिन अगर आता है तो आपके पास ये जो मैं सुबह LFA1 इज ग्रेटर देन इंटीग्रिन, ठीक है। इसमें आपके पास ये है फर्म के लिए LFA ल्यूकोसाइट F से क्या है? फैक्टर जो भी है, ठीक है। ये वाला आपके पास एडेरियन के लिए LFA1 इज ग्रेटर देन इंटीग्रिन, ठीक है। और ट्रांजिएंट एडेरियन के लिए आपके पास जी विन मेंटेन जो है ना वो है कनेक्टिव टिश्यू के लिए। डेस्मिन जो है वो स्केलेटल मसल के लिए। ओके, मैं आ रही हूँ। अच्छा, स्केलेटल मसल्स आगे एक और था साइटोकैरेटिन वो एपिथेलाइड सेल्स के लिए। एपिथेलियल सेल्स के लिए, ठीक है। एक वो कहते हैं कार्सिनोमा को प्रिवेंट कौन कर रहा है, ठीक है, दैट इज इंटरमीडिएट फिलामेंट। और ये आपके पास कार्सि वो उधर होता है अपना अल्कोहलिक में, ठीक है। अच्छा बच्चों, कॉमन बिटवीन ये हो गया, तो इधर क्या है हमारे पास? कॉमन बिटवीन स्केलेटल एंड स्मूथ मसल, बताओ दोनों को क्या चाहिए? बोथ है स्ट्राइटेड, नहीं स्मूथ स्ट्राइटेड नहीं होते। सार्कोमेयर्स, जी सार्कोमेयर्स स्केलेटल स्मूथ में दोनों में होते हैं। यस जी। कैल्शियम कैलमोडिलिन और कैल्शियम वो होता है ना दूसरा, कैल्शियम कैलमोडिलिन और कैल्शियम ट्रोपोनिन कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो बताओ, इंक्रीज इंट्रासेलुलर कैल्शियम बिफोर कॉन्ट्रैक्शन। मैम ये ए होगा। ए है, ठीक है, इट्स कैल्शियम ए। कॉन्ट्रैक्शन ओके, करो। जी जी। लीडिंग सेल्स बच्चों, मिक्स sperm testis barrier mainly reside in seminiferous tubules, have high level of smooth endoplasmic reticulum, cause sperm maturation। ये सर्टली सेल्स का काम है, ठीक है। मेनली रिजाइड नहीं सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स के अंदर भी नहीं, ठीक है। ये बेसिकली आपके पास जो अंदर होता है ना सारा ये टेस्टिस वाला सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स, तो हाँ उधर आपके सर्टली ये आपके पास ये सर्टली सेल्स है, ये इंटरस्टिशियम के अंदर जो है ना ऐसे लीडिंग सेल्स पड़े होते हैं। अच्छा, ये है मेक स्पर्म टेस्टिस बैरियर, ये भी इसके साथ एसोसिएटेड है। आगे बताओ क्या रह गया? हैविंग हाई लेवल ऑफ स्मूथ स्मूथ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हाँ जी, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको भूलना नहीं है, ये भी एक ही है, इसलिए मैंने कहा था सर्जरी वालों को ये आके देखें, इस तरह के कुछ क्वेश्चंस उठा के उधर दे देते हैं। स्ट्रक्चर दैट पासेस थ्रू पोस्टीरियर मेडियास्टेनम इज डिसेंडिंग thoracic aorta, ठीक है। डिसेंडिंग थोरेसिक आयोटा थाइमस होगा इंटीरियर में। सुपीरियर से एंटीरियर में, ठीक है। नॉट अ पार्ट ऑफ नेचुरल इम्यूनिटी, जी बच्चों। प्लाज्मिनोजेन, इंटरफेरॉन्स या इम्यूनोग्लोबुलिन ये एक ही फैमिली के हैं। बताओ यूरोग्लोबुलिन। प्लाज्मिनोजेन। डॉक्टर साहब, इम्यूनोग्लोबुलिन गुनाह कबीरा प्लाज्मिनोजेन्स, ठीक है। प्लाज्मिनोजेन हाँ जी। सेप्टिक शॉक इज कॉज्ड बाय ग्राम नेगेटिव या पॉजिटिव? नेगेटिव। नेगेटिव। अच्छा यार, आप लोगों की पता नहीं करेक्ट हुई है या नहीं, मगर आई डोंट नो, इधर मेरा ख्याल है नेगेटिव नहीं है आंसर। मैम ये तो ग्राम नेगेटिव करवाते हैं, ग्राम पॉजिटिव तो तो हम लोग वो नाइजीरिया वाला पढ़ रहे होते हैं, तो उसमें भी तो सेप्टिक मतलब वो शॉक वाला ना, तो वो भी तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ग्राम तो पॉजिटिव। मुझे बताओ, ये जो आपके पास है अपना स्टेफ ऑरियस से रिलेटेड एक होता है, वो क्या था हमारे पास? हाँ, वो तो टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम, वो जो वो वाला हाँ वो वाला क्या था उसका नाम पूरा? टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम, ठीक है। टॉक्सिक DSS PSSD।
अब वो टॉक्सिन मीडिएटेड शॉक है सेप्टिक में, जबकि आपके पास टॉक्सिन्स के साथ नहीं, टॉक्सीमिया इज समथिंग एल्स एंड सेप्टिक इज समथिंग एल्स। यार अब इधर बेसिकली कल भी हम जब सर्जरी कर रहे थे हमारी स्टेटमेंट पूरा नहीं थी ये स्टेटमेंट पूरी नहीं हो जाता, ये नेगेटिव के साथ ही है। इसके की को देखना जरा, ये भी हमने इसको होल्ड पे रखे हुए हैं, ठीक है, इसको 45 ओके, इसको भी करेक्ट नहीं करना। चलो माइलोपेरोक्सीडेज प्रेजेंट इन न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स, बैक्टीरिया के साथ जो रॉस प्रोड्यूस करते हैं वो भी इसी के साथ है। और एक माइलोपेरोक्सीडेज है, एक आपके पास वो आता है मेटालोप्रोटीनेजेस और वो सारा, वो क्या था बच्चों वो सीक्वेंस? मैम मेटालोप्रोटीनेसिस तो उसमें था कार्टिलेज की कन्वर्जन में, नहीं? जी जी उसी में, लेकिन क्या एक सीक्वेंस था वो, वैसे इसके साथ क्वेश्चन नहीं आता, वो क्वेश्चन भी पता नहीं क्या स्टेटमेंट थी। जी बच्चों, मेटालो इज ग्रेटर देन कोलेजिनेसिस। कोलेजिनेसिस इज ग्रेटर देन आगे नहीं आता। प्रोटीनेजेस एमसीपी क्या प्रोटीनेसिस? जी नहीं मैम, वो होता है इलास्टेजेस एम क्या बोल रहे हो? मेटालो प्रोटीनेसिस, कोलेजिनेसिस, पी नहीं, ये लास्ट इलास्टेजेस और ये किस लिए होता है? कोलेजन की कन्वर्जन के लिए थे ये। एंजाइम इन्वॉल्व इन सेल रीमॉडलिंग, ठीक है, रीमॉडलिंग। ये आपका ना नवंबर 20 का एमसीक्यू है, ठीक है, उसमें उसने दिया हुआ था एंजाइम इन्वॉल्व इन सेल रीमॉडलिंग ऑफ टिश्यू, माइलोपेरोक्सीडेजेस, कोलेजिनेसेस, लाइपेजेस, कैस्पेजेस, ठीक है। अच्छा चलो बच्चों, ट्राइजेमिनल नर्व सप्लाइज टेम्पोरल्स, कोलेजन 3 टू कोलेजन 1। किसकी बात कर रहे हो? जी डॉक्टर नम्रा मुझसे पूछी। नहीं नहीं, आपने क्या बोला अभी डॉक्टर ज़ारा? मैम ये कोलेजन की जो कोलेजन टाइप सी कोलेजन 1 जो थी वो स्ट्रेंथाइल प्रोवाइड करी थी, तो पहले हाँ कोलेजन जी। 3 बनती है ना, फिर उसके बाद जो होता है वो कोलेजन टाइप 1 में जाता है, तो उसकी कन्वर्जन के लिए कुछ एंजाइम्स चाहिए होते हैं, तो आई थिंक ये वही ग्लाइसिन की एंजाइम्स बात हैं कर रहे हो? कोलेजिनेसिस और ये अच्छा ये सेल, हाँ जी, सेल रीमॉडलिंग वगैरह के लिए, ग्लाइस। हाँ जी 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 जी। ओके ओके ओके। अच्छा ट्राइजेमिनल नर्व सप्लाइड बाय सप्लाइज व्हाट टेम्पोरलिस एंगल ऑफ जॉ हैज 3 रूट्स। जी बच्चों जल्दी बताओ। टेम्पोरालिस है ना, या एंगल ऑफ जॉ। टेम्पोरलिस, ठीक है, टेम्पोरलिस टेम्पल से, ठीक है, उधर ही आपके पास फैक्टर 8 इज सिंथेसाइज्ड बाय एंडोथेलियल सेल्स, हेपेटोसाइट, कुफर सेल्स। एंडोथेलियल सेल हाँ जी, और फैक्टर 4 भी इधर से आएगा, एंडोथेलियल 4 और 8, ठीक है एंडोथेलियल सेल्स। जी। अच्छा ये एंडोडर्म से हेपेटोसाइट्स और मेसोडर्म से कुफर सेल्स। स्पाइनल कॉर्ड इन यूनिट एंडेड्स L3, ठीक है, एंड अपर बॉर्डर ऑफ L3 एंड लोअर बॉर्डर ऑफ L1। सेंट्रल कैनाल एक्सटेंड इनटू, पता नहीं क्या लिखा हुआ है, फाइलम टर्मिनल, ठीक है, आ गई बस 2 मिनट। फाइलम टर्मिनल NZS2, ये भी गलत है, ये अभी कंप्लीट नहीं है बच्चों, इनमें से क्या है? NZL3, चाइल्ड विद लूज स्किन विद, पता नहीं ये क्या लिखा हुआ है, ब्रूजेबिलिटी ब्रूसेबिलिटी एंड डिफेक्ट एंड प्रोक्लेजिन 3। तो डिफेक्ट। प्रोक्लेजिन 3 के साथ बेसिकली क्या होगा, प्रॉब्लम किधर होगा आपका, हाइपर एक्सटेंसिबल स्किन हो जाएगी। अच्छा पहले मुझे बताओ, एहलर डेलर सिंड्रोम में आपके पास थर्ड वाला होता है ना, 3 एहलर डेलर्स, 1 में आपके पास क्या होता था, हेलपोर्ट होता था शायद, ये नहीं, गलत लिख एल्पोर्ट दिया, कोलेजन टाइप 4 में है। एल्पोर्ट फोर तो के साथ है 4-1 जी। एल्पोर्ट, 1 में क्या था, ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा, ठीक है। परफेक्ट है। और इधर एल्पोर्ट के साथ एक और चीज क्या थी, गुड पास्चर सिंड्रोम पेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन। क्या डॉक्टर उसामा क्या बोले आपने? गुड पास्चर अच्छा सिंड्रोम डॉक्टर साहब ने भी यही बोला है, ठीक है ओके। चलो बच्चों अब ये बताओ इसमें क्या होगा, हाइपर एक्सटेंसिबल स्किन, हाइपर मोबाइल जॉइंट्स, प्रॉब्लम इन आर्टिकुलर कार्टिलेज, या रप्चर ऑफ लार्ज वेसल्स, ये हाइपर होगा या मोबाइल कुछ और जॉइंट होगा? रप्चर ऑफ लार्ज वेसल्स होगा, ठीक है, रप्चर ऑफ लार्ज वेसल्स। ये किसके साथ है भला, मॉर्फिन किस में था?
मुझे लग रहा है ये एहलर-डैनियस सिंड्रोम है और एहलर-डैनियस सिंड्रोम ही है। जी वो उसमें भी जिस वेस्कुलर टाइप में होगा ना, दो उसमें कोलेजन होते हैं, टाइप होते हैं कोलेजन ना। 3 एंड कोलेजन 1। अगर कोलेजन 1 है दैट विल गो विद हाइपर एक्सटेंसिबल स्किन एंड कोलेजन 3 जो होगा वो वेसल के साथ रिलेटेड होगा। मैं इसको दोबारा डबल ए से देख के फिर ग्रुप में सेंड करूंगी। नहीं है टाइप 3 जो है वो वेस्कुलर टाइप जो होती है ना उसके साथ होता है। वेस्कुलर टाइप में टाइप 3 होता है, टाइप प्रो 1 जी, कोलेजन अगर उसने टाइप प्रो कोलेजन टाइप 3 कह दिया ना तो हम लार्ज वेसल के साथ जाएंगे, अगर 1 कहता तो हाइपर एक्सटेंसिबल स्किन। अच्छा मैम डॉक्टर इसकी साहब आप क्लासिकल टाइप जो है, जो क्लासिकल टाइप इसकी होती है जो जॉइंट और स्किन, वो टाइप 5 कोलेजन। मैम मैंने दूसरा याद की हुई थी, टाइप 5 कोलेजन की म्यूटेशन ये होती डबल है। में एक जगह मेंशन है, मैं इसको फिर सेंड करूंगी डॉक्टर साहब, टाइप मुझे है मेरे याद आ गया। चैप्टर में मैम है, लेकिन मुझे बस इतना याद है कि टाइप 3 जो होती है ना वो उसमें वेस्कुलर टाइप है और अच्छा बच्चों ये देखो, ठीक है, मैंने ना ये जब आप लोगों को लेक्चर्स कराए थे तो उसमें भी कराया था एहलर-डैनियस सिंड्रोम, तब सबने मुझे कहा था ये सारे याद करने हैं। तो जो आपके पास क्लासिक टाइप है दैट इज आपके पास टाइप 4 और 5 कोलेजन। हाइपर मोबिलिटी जैसे बच्चे कह रहे, डॉक्टर साहबान कह रहे हैं, तो उधर एमसीक्यू में उसने दिया हुआ है आपको, किधर चला गया यार, लूज स्किन है, ब्रूसेबिलिटी है, तो अच्छा, तो हाइपर मोबाइल के साथ 3 है, वेस्कुलर के साथ 4 है। वेस्कुलर जो अभी उसने बेसिकली ये वेस्कुलर रप्चर वगैरह दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन प्रोक्लेजिन 3 दिया हुआ है उसमें हाइपर मोबिलिटी के साथ। काइफोस्कोलियोसिस के साथ 6 है और आर्थ्रोक्लेजिया के साथ आपके पास 7 ए बी है और डर्मेटोस्पेरेक्सिस के साथ 7 है। अब ये प्रोक्लेजिन 3 की बात कर रहा था, ये वाला टाइप 3 कोलेजन, तो वो वेस्कुलर के साथ है, ठीक है, ये उसने एमसीक्यू दिया हुआ है। ये टाइप 3 का डिफेक्ट है और उसमें वेस्कुलर मैनिफेस्टेशन होगी, ठीक है। अगर टाइप 1 का देगा तो आर्थ्रोक्लेजिया देगा, अगर टाइप 5 कोलेजन का डिफेक्ट देगा तो क्लासिक टाइप होगा, ठीक है, इसको रटो, ये जरूरी है। मोस्ट कॉमन केसेस ऑफ एचसी डेवलपिंग वर्ल्ड में क्या है, बी और सी, ठीक है, और वैसे अगर देखोगे तो वर्ल्ड वाइड दूसरे मुल्कों में बी और हमारे मुल्क में सी। हाउसशिप लेक्यूना कंटेन्स व्हाट, ऑस्टियोक्लास्ट ब्लास्ट मिनरल्स, जी क्लास, ठीक है। अब हमारे पास हेवर्जन केनाल सेंटर में पड़ा होता है और जो वॉल्कमैन है वो मेडुला और कॉर्टेक्स को ज्वाइन कर रहा होता है, ठीक है। ऑस्टियोसाइट्स में लैमिना, ऑस्टियोसाइट्स होते हैं लैमेलाए में, ठीक है, और ये लैमेलाज में पड़े होते हैं ऑस्टियोसाइट्स। अच्छा, दिस इज नॉट एचएलए एसोसिएटेड डिजीज, तो एचएलए एसोसिएटेड डिजीज कौन सी नहीं है, एचएलए डीआर और वो सब कुछ बताओ कौन सी नहीं है बच्चों। माइस्थेनिया ग्रेविस, टाइप 1 डायबिटीज ये होती है, रूमेटाइड भी होती है, माइस्थेनिया होती है नहीं होती, और ये शॉगरेन सिंड्रोम, शॉगरेन होगा क्योंकि बाकी तो शॉगरेन सारे ये आपकी इनहेरिटेड होती है और इनहेरिटेंस में मल्टीफैक्टोरियल होती है, ठीक है। एक इम्फेलोसील इज मल्टीफैक्टोरियल, इम्फेलोसील, और दूसरा शॉगरेन, ये दोनों क्या है, मल्टी फैक्टोरियल, ठीक है। अच्छा बच्चों, वे स्ट्रक्चर पासिंग इन फ्रंट ऑफ पल्मोनरी आर्टरी, पहले ये देख लो, ये बेसिकली आपके पास लंग रूट है, ये आपके पास पल्मोनरी वेन्स हैं, ठीक है, सुपीरियर और इंफीरियर पल्मोनरी वेन, ठीक है। इसके बाद आप ऊपर आ जाओ तो ये आपके पास राइट अपर लोब ब्रोंकस और ये दूसरा इंटरमीडिएट लोब ब्रोंकस है, ये आपके पास लिम्फ नोड्स है लंग्स के, ठीक है, और ये ऊपर आपके पास एजाइगस वेन है। अब यहाँ पे आ जाओ, ये राइट पल्मोनरी और ये आपके पास सारी आर्टरीज हैं। अब ये आर्टरीज के आगे हार्ट पड़ा हुआ है, पोस्टीरियर आपके पास ये सारा एजाइगस पड़ी हुई है। अब इसके आगे से ये क्या जा रही है, phrenic nerve, which structure passes in front of pulmonary artery, that is phrenic nerve। अभी तो थोड़ा सा एक करके हम क्लास एंड करते हैं। क्वेश्चन आता है कि आपके पास लेफ्ट लंग रूट, राइट लंग रूट और वैसे एंटीरियर और पोस्टीरियर की बात करेगा। अगर वैसे एंटीरियर की बात करेगा तो एंटीरियर में मैंने बताया पीवी, हम पीवी करते हैं ना, तो पीवी फिंगर्स अंदर से बाहर से अंदर की तरफ, तो पी इज आपके पास फ्रेनिक, वी से वेगस नर्व, ठीक है। लेफ्ट साइड पे आपके पास क्या आएगी, लेफ्ट साइड पे आयोटा और राइट साइड पे एजाइगस वेन, ठीक है। चलो बच्चों, आज हमने किए हैं मेडिसिन के 54 एमसीक्यू, पेज नंबर कौन सा है, ये 5, ठीक है। तो कल से पहले आप लोगों को 2-4 एमसीक्यू सुनूंगी। असाइनमेंट है आप लोगों को, मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, असाइनमेंट है आप लोगों की ट्रू फॉल्स वोकल कॉर्ड में से एडेंट में कौन सा होगा, नैरोएस्ट पॉइंट, फिर सब क्लेविंस की डिवीजन, सारी ब्रांचेस वगैरह, 8 जो ठीक है लिखा हुआ है।
ये क्या लिखा है भाई, मुझे तो समझ नहीं लगती जब पिक्चर से लिख दिया। चलो इसके बाद आपके पास ये वेंट्रिकल्स और ब्रेन्स का भी कुछ, ये मैंने क्या क्या लिखवाया है बच्चों, मुझे बताओ असाइनमेंट में। एक तो किडनी मैम का सब आपने बताया था, सबक्लेवियन आर्टरी का बता दिया, ठीक है। इसके सुपरफिशियल और डीप आर्च का बता दिया, अच्छा आशा, हाँ है, ट्रू और फॉल्स वोकल कॉर्ड का बता दिया, और ये और वो जो रोम्बेनसेफलन और मेटासेफलन और हाँ, ये इनके उसमें जो क्या स्ट्रक्चर बनता है वो है, बिल्कुल